तो दोस्तों सही बच्चे मुझे बताएंगे क्या गुल खिलाए गुलशन गुलशन? एक ही क्वेश्चन तो दिया था, हाई लेवल क्वेश्चन खतरा बना के दिया था भाई। कितना आंसर आ रहा है? 8,86,700। कितना ही आ रहा है दीदी? अबे यार बताओ बाकी बच्चे जल्दी बोलो, चप्पल वाला लड़का नहीं आया है। कितना आंसर आ रहा है इसका? आया तो था शेयर मार्केट वाला। शेयर मार्केट डाउन जा रहे हैं ना, बेचारा गम में होगा। अरे बताओ तो कितना आंसर आया? 8,86,700। बाकी का जल्दी बताओ। तो सॉल्व कौन करेगा? मैं कराऊंगा ही नहीं। ले लो वजह, इसको पर्सनल भेज दूंगा आंसर कितना आंसर आया। जब तक करोगे नहीं तो मैं कैसे कराऊंगा? मुझे पता तो लगेगा तुम्हें आ रहा ही नहीं आ रहा, मैं ही सॉल्व। अरे मेरा पेपर थोड़ी है मुझसे सॉल्व कराया जा रहे हो बस। तुमने अलग मजे ले लिए सबने। इसका बताओ भगवान दास जी, इसका तो आसान था। भगवान दास जी वाला क्वेश्चन तो आसान था। भगवान दास तुमने हमसे क्या मांग लिया? ब्याज की बात कर ली तुमने हमसे, है? भगवान दास जी वाला बताओ जल्दी। कितना? इसका 24,200। चलो चेक कर लेंगे। बाकी इसका 2900 मैच हो गया। अबे बैलेंस शीट तो मिला ली होगी। बैलेंस शीट तो मिलाना खून में है तुम्हारे। अब इसमें तुमने क्या गलती करी? 52वें क्वेश्चन में तुमने क्या गलती करी मैं बताता हूं, ठीक है? अब ये देखो, इसको बताओ ऑपरेशन के लिए कितने की जरूरत थी? 3 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में इस भाई को 3 लाख रुपए की जरूरत थी। इसने मेडिकल इंश्योरेंस कितने करा रखा था? एक भी इसका मेडिकल इंश्योरेंस कर रखा था। तो बताओ इसको जैन साहब से कितने लेने चाहिए थे? 180 लेने चाहिए थे। इसने लिए कितने? लिए 3। 180 लेने चाहिए थे, लिए 3। इसने कितने मजे ले लिए? है ना, इसने 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। जैसे ताई ने बोला बेटा ये बीमारी का नहीं, ये मजे लेने के पैसे हैं। तो कायदे में इसकी बीमारी का पैसा जो टैक्सेबल होता है वो होता है 1,20,000। 1,20,000 टैक्सेबल होगा। अब एग्जाम में जो गलती होती है वो गलती ये होती है कि 1,20,000 रुपए जो टैक्सेबल हो रहे हैं वो तुमने किस डेट से किए? पिछली क्लास में क्या लिखवाया था कि पार्टी का मजा तुम कब ले पाओगे? जब इंश्योरेंस वाले पैसे दे तभी तो मजा लेंगे। इंश्योरेंस वाले ने पैसा कब दिया? जनवरी में। तभी तो नलायक को आंसर में जनवरी दे रखा है, तब तो पहचान लेते कम से कम। तो जनवरी में 1,20,000 रुपए मिले। कितना मजा लिया? 12% इंटू 1/12 कितना आ गया? 1,200। कुछ चुकाया तो ये भी कितना आ गया? मार्च में कितना लिया? 70 चुका दिया। एक बीच में 70 के कितने बचे? 50। 50,000 का 12% इंटू 1/12 कितना आ गया टोटल? तो 29। फिर ये करो। आरएफए वाले में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए कह रहा हूं पहले घर पे कर लो, फिर मैं उसका आंसर ग्रुप पे भेज दूंगा कि आरएफए वाले का आंसर कितना आना चाहिए तुम्हारा। सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका मैं, ठीक है? चलो कम से कम ये तो कर लो। यहां पर भगवान दत्त जी का क्वेश्चन नंबर 51। बताओ भाई कितना आंसर आया ऑनलाइन वालों? 24,200 क्वेश्चन 51। 24,200 886700 इसका तुम्हारा कितना आ रहा था? 2 जनों का मैच कर रहा है, इसका मतलब आना चाहिए 88,700 है ना, ग्रॉस सैलरी ना। बाकी मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप पे। HR 1 महीने का, RF 11 महीने का। भाई इस क्वेश्चन की खास बात यह है, अगर मुझे 11 महीने RF मिला है
तो उन 11 महीने HRA कैसे मिल जाएगा? एक कंपनी तुम्हें सेम टाइम पे घर भी दे दे और उसके लिए वो क्या दे दे, रेंट भी दे दे। और अगर मार्च में मुझे HRA मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस कैश मिल रहा है, तो जब मार्च में मुझे घर के लिए कैश मिल रहा है तो मार्च में मुझे घर कैसे मिल जाएगा? समझ रहे ना बात को? तो डबल मजा नहीं हो सकता ना। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक ये थी कि 11 महीने RFA निकालो और 1 महीने HRA निकालो, बस तो आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा। ठीक है, 24,200 आंसर आ रहा है सबका। चलो मैच कर लेते हैं, 24,200 है ना। अब देखो ये तो बहुत टुच्चा क्वेश्चन है भाई, भगवान दास जी वाला, ये वाला तो बहुत टुच्चा क्वेश्चन है। 52 था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। मुझे बताओ भगवान दास जी ने लोन कब लिया? भगवान दास जी ने लोन कब लिया? 10 यानी कि अक्टूबर में, अच्छा जुलाई में। तो 31 जुलाई को कितनी उधारी? हर महीने की एंड की उधारी देखनी होती है 3 लाख। 31 अगस्त को, सितंबर, सितंबर से ना, सितंबर से 10-10 चुकाते चले गए। सितंबर में कितनी? 290। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में 2, जनवरी में, फेब में और मार्च में 2-3। रेट कितना दे रहे भगवान दास जी का? मजा कितना ले रहे? बोलो पक्का? और जैन साहब कितना दे रहे हैं? 0। तो SBI का रेट 12%, जैन साहब दे रहे हैं 0। तो भगवान दास जी ने पूरे 12% ब्याज अपना बचा लिया। ताई कह रहे जो बचा लिया वही कमा लिया। इंटू 12% इंटू 1/12 कितना हो गया बाबू? सेम यहां पर 2900, 2800, 2700, 2600, 2500, 2400 और 2300, टोटल 24,200। समझ में आ गई बात? अब यही बातें बड़े क्वेश्चन में एक एक एडजस्टमेंट होके आ जाती है ना। बड़ा क्वेश्चन समझिए कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन 62 किया था, वो सिर्फ अलाउंसेस का था। अब अगले क्वेश्चन में क्या मर्ज हो जाएगा? परक्विजिट्स ही मर्ज हो जाएंगे। तभी तो सीख रहे हैं अलग अलग परक्विजिट। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे MCQ में भी आ जाएंगे। समझ गए ना? अब ये ICI का MCQ क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा मैंने इसमें डाल दिया। रीजन बीइंग कि बच्चा क्या गलती करता है, वो सोचता है कि पार्टी का मजा तब से होगा जब से मुझे लोन लिया है। नहीं, पार्टी का मजा जब से होगा जब से तुम्हें पैसा मिला है। तो मुझे सही लगा, मैंने भाई अपनी बुक में डाल दिया। ये भी MCQ क्वेश्चन है सारे। अब इन अलाउंसेस को पर को मिक्स कर दो, बन गया सैलरी का लंबा चौड़ा क्वेश्चन। समझ ना बात? तो अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन सही कर दिए तो बड़ा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही है। इसका मतलब अगर तुमने सारे क्वेश्चन ऊपर के ठीक कर लिए होंगे तो ये वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाने। बात समझ आई? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा? 10 एडजस्टमेंट आएंगी, 5-6 पर्क की होगी, 3-4 अलाउंसेस की होगी, बन गया सैलरी का क्वेश्चन। मुश्किल नहीं है, मुश्किल बस इतना है कि मैंने उसके अलग अलग भांति भांति प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करी, है ना। अब अगली गड़बड़ होता था क्या है? अब मान लो हम ये क्वेश्चन नंबर 50-60 पे चल रहे हैं, तो 50 के 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, तुम कर नहीं रहे। तुम तो क्या कर रहे हो? तुम तो बस देखा और नोट कर लिया। तो इस बात को बिल्कुल भी क्या कहते हैं भ्रम मत लेना कि अगर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मैंने कर लिया। वो तुमने नहीं किया, वो मैंने किया है। बात समझ में आई ना? जब तुम अपने हाथ से करोगे तब समझ में आएगी ये बात कि जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसमें भी तुम गलती कर रहे हो। अकाउंट्स में भी तो ये होता है, जो अकाउंट्स वाले सर सॉल्व कर देते हैं वो अकाउंट्स वाले सर ने सॉल्व किया, वो तुमने सॉल्व नहीं किए। और सेम क्वेश्चन के सेम पैटर्न क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करते हो तो वहां गलती हो जाती है। समझ में आई ना बात? तो ये जो अब तक मैंने 20, 30, 25 क्वेश्चन जो करा दिए, चाहे वो ब्रेकअप पार्टी के हों, है ना, उससे पहले चाहे वो रेजिडेंशियल स्टेटस के हों, समझ रहे हो बात को, टैक्स लायबिलिटी के हों, वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। और एग्जाम तुम्हें देना है। तो ये गैप भरना पड़ेगा। और वो गैप कैसे भरेगा? कि जब यही क्वेश्चन तुम कहां जाके करोगे? घर पे जाके करोगे। तभी मैं कहता हूं मॉड्यूल के क्वेश्चन क्या करने हैं, छोड़ना नहीं है एक भी, क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो मॉड्यूल के ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन है वो। जो भी दिक्कत आएगी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। सर मॉड्यूल में ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया,
है ना। अब तुमने एक बार देखा वाला क्वेश्चन क्या था सेक्शन 5 का, ROR RNOR है ना, राइट 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 रॉन्ग, मॉड्यूल के हो गया नहीं हो गया आसानी से, मॉड्यूल का हो गया ना आसानी से। रीजन बिंग क्योंकि यहां हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो मॉड्यूल क्वेश्चन सेम ही तो मिलेंगे। वो रमेश सुरेश वाला किया था, एक NR था और एक, है ना। तो इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं तुम करोगे तो मैं यहां कर दूंगा, तो वो तुमने नहीं किया वो मैंने किया है, ठीक है। तो आज के टॉपिक के देखना क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। अगली बात करते हैं सर आज की। अब अगले पर्क की बात करें, हम कौन से पर्क पढ़ रहे हैं बाबू लोग, कौन से पर्क पढ़ रहे हैं? परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर, निकम्मो, परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, कैटेगरी याद आ रही है? परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। दूसरा कौन सा पर्क होता है? परक्विजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और तीसरे पर कैटेगरी कौन सी होती है? टैक्स फ्री पर्क। वो SR के बना रखा है मैंने डायग्राम। तो अभी हम परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय पढ़ रहे हैं। होश में हो कि नहीं हो भाई? अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये वाली बातें समझ में है ना बात? हाँ, बहुत सारे पर्क बाकी हैं अभी, सारे पढ़ रहे हैं और क्या ठीक है, लेकिन छोटे छोटे। अगला पर्क देखो ध्यान से, अगला पर्क ने वैसे तो सारी बातें खत्म कर दी, ठीक है भाई। ये बताओ जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? जैनसा भगवान दास जी की बात नहीं कर रहे, जिसका कोई नहीं उसका, है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, ऐसा गाना चलता था ना। ऐसी भाई ताई ने यहां पे वैसे तो सारा खेल खत्म कर दिया। ताई ने बोला जिसकी कोई हेडिंग नहीं या जिसका कोई रूल नहीं, है ना, रूल याद रखने की जो होती है सेक्शन याद कर लिए बहुत है। जिसकी कोई हेडिंग नहीं, जिसका कोई रूल नहीं, उसका ये होगा, बी पॉइंट होगा। इसका मतलब अगर कोई भी परक्विजिट्स, है ना, कोई भी मॉनेटरी पेमेंट जिसके बारे में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हो, वो क्या माना जाएगा? वो टैक्सेबल माना जाएगा। बात समझ में आई? राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स, कौन सा टैक्स बाबू? इनकम टैक्स आपका, या कोई भी टैक्स, इनकम टैक्स कह दो या मान लो प्रोफेशनल टैक्स। इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स आपकी कंपनी ने आपका पे कर दिया, पता नहीं क्यों इतनी मेहरबानी हो गई, पेड बाय कंपनी। मतलब टैक्स तुम्हारा, जमा कौन कर रहा है? तो बताओ ये पर्क हुआ नहीं हुआ? हुआ। पर्क का मतलब क्या होता है? पर्सनल बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पर्सनल खर्चों को तुमने उठा लिया, तो वो क्या होता है? परक्विजिट। तो ताई कह रही है जो टैक्स दे रहा था कौन पे कर रहा है? तो अब इसको मैं, अब ताई कह रही है कि इस टैक्स के बारे में अगर मैं कोई अलग से कॉलम, अलग से हेडिंग ना बनाऊं, तो तुम्हें वो उसमें कवर कर देनी है कि कोई भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर के द्वारा उठाई जा रही है, अगर कोई भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की किसके द्वारा उठाई जा रही है तो वो क्या होगा? टैक्सेबल फॉर एम्प्लॉय होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अगली बात सर, ये लोन वाली बात भगवान दास जी वाली हमने पढ़ी थी, राइट, ये वाली बात हो गई। अब देखो सिंपल सिंपल से पढ़ के एक एक लाइन के, अगर तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें टूर एंड ट्रैवल का मजा दे दिया, टूर ट्रैवल एकोमोडेशन, ठीक है, कंपनी वाले कह रहे हैं ये ले पैकेज ले, घूम फिरा, बढ़िया बात है कि नहीं है? तो क्या होगा? तो मान लिए टैक्सेबल पर्क होगा, राइट। तो कंपनी ने अगर तुम्हें कोई टूर एंड ट्रैवल पैकेज दे दिया कि भाई ये ले पकड़, यहां घुमा, वहां घुमा, गोवा घुमा, इधर गया, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अगली बात देखो, बहुत दुख के साथ मुझे कहनी पड़ रही है, क्या दिन आ गए हैं कि ताई खुद तो सब्जी मंडी जाके अरबी खरीद रही है, भेजूंगा फोटो, है ना, ठीक है, और हमारे खाने पे क्या कर रही है? नजर लगा रही है। अब ताई कह रही है अगर ऑफिस में तुम्हें फ्री में क्या मिला? खाना मिला, तो रोटी पर भी क्या देना पड़ेगा? हे भगवान देवर देवा, यही दिन रह गए थे इंडिया में देखने के लिए। यानी कि खाने पर भी क्या देना है? टैक्स। जीएसटी अलग है, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑफिस वाले अगर फ्री में खाना दे रहे हैं, होता नहीं होता कई कंपनी में, ज्यादातर ये कल्चर चलता है उन कंपनी में जो नाइट में चलती है। भाई एम्प्लॉय गया शाम को 6-7 बजे, उसकी शिफ्ट चल रही है सुबह 4 बजे तक, अगर रात को 10 बजे 11 बजे भूख तो लगेगी, तो कंपनी वाले क्या करते हैं? वो कुछ बूफे सिस्टम टाइप लगा देते हैं और हर एम्प्लॉय को कहते हैं भैया हमारा थाली उठाना शादी की तरह और रोज खाना। तो मोस्टली कंपनी ये
अपने एम्प्लॉयज को कहती है भाई घर से खाना बनाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे तुम्हें क्या दे देंगे, खाना दे देंगे। अब ताई क्या कह रही, ताई कह रही है भाई खाने पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब ताई ने बोला कि ये बताओ, कंपनी वालों से पूछा कि तुम अपने एम्प्लॉय को कितने रुपए का खाना दे देते हो। तो कंपनी वालों ने बोला सर अगर एवरेज लगाएं तो एक एम्प्लॉय 150 रुपए का ठूस लेता है, और कुछ खतरनाक एम्प्लॉय होते हैं, है ना, वो 200 रुपए का भी ठूस जाते हैं, ठीक है, पेट भर के यहीं से जाते हैं। तो कंपनी ने बोला एवरेज बता दो, तो कंपनी ने बोला एवरेज है सर। ताई ने पूछा एवरेज कितना है, 150 रुपए। अब ताई ने बोला 150 रुपए का खाना अगर कंपनी दे रही है, फिर ताई ने तुमसे पूछा मम्मी तुम्हारे टिफिन में कितने खाना रखती, मतलब मम्मी के खाने पे भी भाई साहब नजर लगा रखी है, कितनी रोटी दाल मम्मी क्या रखती, 2-3 रोटी, सब्जी वो सूखी वाली, ऐसा करियो रोल बना के खा लियो चल, और सॉस वहीं से ले लियो, है कि नहीं बात, यही तो होगा ज्यादा ज्यादा। मैं स्कूल में क्या ले जाता था, अचार पराठे, है कि नहीं बात। तो ताई ने बोला भाई देख, जितना तेरे घर से खाना जाता अचार पराठे उतने पे मैं टैक्स नहीं ले रही, लेकिन उसके ऊपर जो तू लग्जरी का कंफर्ट का मजा ले रहा है ना, क्योंकि जब कंपनी खाना देती है तो साथ में मीठा भी दे देती है, सलाद भी दे देती है, दही रायता भी मिल जाता होगा ना, कई सब्जी भी 2-3 तरह की हो जाती है। और मम्मी से कहता हूँ मम्मी 2 सब्जी रख देना, तो मम्मी एक बर्तन में चप्पल रख देंगी, एक ये तू भी खाइयो और अपने दोस्तों को भी खिलाइयो, है नौकर समझ रखा तुमने मुझे, तो मान लीजिए क्या कहते हैं खाना ही बनाती रहो पूरे दिन, तो मम्मी से पंगे नहीं ले सकते। मम्मी कह रही एक बनाऊंगी सब्जी, बता आलू टमाटर की बनाऊं या अरहर की दाल बनाऊं, जल्दी बोल, दोनों में से एक, और ज्यादा बोलेगा तो बीन्स की सब्जी सूखी टिंडे सूखे खाएगा तू। तो ताई ने सूखे टिंडों की कीमत कितनी लगाई, और रोटी और अचार की 50 रुपए। ताई ने बोला मम्मी का टिफिन माफ है, क्योंकि तू घर से खाना लेके आता तो मैं टैक्स नहीं लेती, लेकिन ऑफिस में इससे ऊपर तुझे मिल रहा है, 2-3 तरह की सब्जी की चॉइस मिल रही है, रायता भी मिल रहा है, अचार भी मिल रहा है, और साथ में मीठा भी मिल रहा है। तो ताई ने बोला 50 रुपए माइनस करके जो वैल्यू बचेगी वो पर मील तेरा क्या होगा, तो 100 रुपए तो एक दिन का हो गया, है ना। तो बेसिकली ताई ये मानती है कि कोई भी कंपनी 2 टाइम का खाना नहीं देती, 1 टाइम का देती है। भैया तो लंच लोगे यार, पूरे 24 घंटे थोड़ी कंपनी बिता रहे हो, मैं सोता भी यही हूं, ऐसा थोड़ी होगा, तो इसलिए 1 टाइम का मिलेगा एग्जाम में भी। अब 100 रुपए तो पर मील है, कितने दिन से मल्टीप्लाई करूं, 380, अरे मंगल ग्रह में रह रहे हो क्या जो तेज घूम रहा है, 365, बोलो भाई, हाँ 365, बिल्कुल गलत जवाब। मैं निकम्मो, संडे को भी जाओ खाना खाने, मम्मी ऑफिस जा रहा, मम्मी कर यही ऑफिस जा, अरे 52 तो संडे हो गए यार, तुम्हारे जैसे बच्चे हो ना भाई, टीचर मेरे से आत्महत्या कर लेगा इस दिन, संडे को ऑफिस जाओ खाना खाने, तो फिर सिंपल सा लॉजिक, ताई ने बोला राउंड फिगर कर, है ना, 100 रुपए पर मील इंटू 300 रुपए, 300 दिन, ये होगा। अच्छा कंपनी ने बोला सर मैं तो अपने एम्प्लॉय को खाना देता हूं 200 रुपए का, तो 150 रुपए 1 मील इंटू 300 दिन। फिर एक खतरनाक बात और हुई, कंपनी में लग रही थी भाई कॉफी मशीन, यहां मग्गा लगाया, बटन दबाए, तैयार, पेट भर के कॉफी पियो, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, पेट भर के। अब ताई कह रही भाई मील के साथ साथ चाय का मजा, और कई कंपनी करती है जहां कॉफी मशीन रखी होती है वहां पे कॉफी मशीन के पास वो बिस्किट नमकीन डब्बे में भर देती है, जैसे अपने घरों में मम्मी भर के रखते हैं ना, वैसे रख देती है, मतलब पैकेट नहीं रखते कि भाई पूरा पैकेट ले गए और खाया नहीं, तो डब्बा खोलो चीज बीट निकाल लो छिड़क के। अब ताई कह रही है भाई कॉफी का मजा ले रहा है, चीज बीट समझ गया ना, वो छोटे छोटे बिट्स नहीं आते वो। अब एम्प्लॉय भड़केगा नहीं भड़केगा, गिनू अब 1 2 3, ताई एक कॉफी के साथ 20 चीज बीट लिए थे, गिनू अब। आज पार्ले जी का बिस्कुट दिया, कंपनी वाले बड़े कंजूस हो रहे हैं, आज मुझे मैं चीनी नहीं खाता तो मैंने शुगर फ्री वाले बिस्किट ले लिए, वो कह रहा है मैंने मल्टीग्रेन वाले बिस्किट, अब ये गिने बताई। अच्छा गर्मी आ गई, मैं नहीं पी रहा कॉफी,
सर्दी आगे मैं एक दिन में 10 पी रहा हूं, पेट भर के कॉफी पी रहा हूं, मैं कॉफी की उल्टी कर रहा हूं, इतनी कॉफी पी ली, तो अब मैं ये गिन के दूं ताई को? मैं तो गिनूंगा नहीं। और क्या एम्प्लॉयर इस काम के लिए एक बंदा हायर करेगा कि गिन सबकी कॉफी? बेटे चौथी निकाल, बेचारे पीने वाले को भी शर्म आएगी, है कि नहीं बात? तो ताई को बहुत शर्म लगी। ताई ने बोला है तो बेइज्जती वाली बात कि देश के लोग ये बोल रहे हैं कि अब ताई के चक्कर में चाय के कप और क्या गिनने पड़ रहे हैं, चीज बिट के बिट्स गिनने पड़ रहे हैं, है कि नहीं बात? बिस्किट की वैरायटी गिननी पड़ रही है। तो ताई को बहुत शर्म है। मतलब अब इस पे टैक्सेबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि तुम कैलकुलेटिंग कर पाओगे, है ना? अब मान लो ऑफिस में मैम एम्प्लॉई है, फॉर एग्जाम्पल कॉफी मशीन है या चाय है, तो अब डेटा कैसे मेंटेन करोगे? समझ में ना बात? तो ताई को बड़ी शर्म लगी। ताई ने बोला चलो यार जी लो अपनी जिंदगी, टी एंड स्नैक्स। अभी बच्चे की कॉपी चेक करी मैंने, तुम्हारे जैसे बालक था, उन्हें पता क्या लिखा? टी एंड स्नैक्स एग्जेम्प्ट, चाय और सांप। मैं चाय में सांप डुबो के खाता हूं, तुम ही हो रहे हो चाइनीज। ये भाई व्हाट्सएप के बच्चे हैं ना, ये है चक्कर। स्नैक्स की स्पेलिंग बहती गंगा में, ये मत लिख देना एग्जाम में। इन चीजों पे भी क्या होता है, हालांकि क्या कहते हैं, नंबर ना काटे एग्जामिनर, फिर भी कोई खोपड़ी खराब वाला एग्जामिनर हो तो वो भी गुस्सा हो जाएगा, भाई यार क्या बदतमीजी है। और एक चीज मत करना कि अगर मान लो तुम्हें कोई फुल फॉर्म लिखनी है, जैसे एसएससी, अब एसएससी तो इनकम टैक्स का पहले ही वर्ड है, तो बच्चा क्या लेगा, कौन डबल एस, छोड़ आलस, ASESE खत्म, चल भाई। ये क्या तरीका भाई? तो नंबर कट जाएंगे। समझ रहे बात को? जो एब्रीविएशन आप वही यूज कर सकते हो जो आपकी आईसीआई किताब में लिखे। मान लो आईसीआई किताब में लिखा मॉड्यूल में सेक्शंस को SEC लिख रहे हैं, मान ली बात। गवर्नमेंट को क्या लिख रहे हैं? GOVT, चलो मान ली बात। बाकी में शॉर्ट फॉर्म और गलत तो स्पेलिंग लिख नहीं सकते आप, है ना? मान लो किसी बच्चे को बिकॉज लिखना है, अरे बिकॉज छोड़ना, CZ, लॉल, ये क्या भाई? ये एग्जाम में लिखोगे? एक क्वेश्चन में हंसी आ गई तुम्हें, बे क्या कर रहा है, ठीक है ना? तो ऐसी बातें मत लिखना, नंबर कटते हैं इस चीज के। खासकर बीच में किसी भी अल्फाबेट को खाना नहीं है कि ASSESSE की जगह मैं ASCSC लिख दूं, बस ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? असेसमेंट ईयर लिखना है तो ASS स्पेलिंग होती है तो मैं असेसमेंट ईयर में सिंगल S लगाऊंगा, डबल की जरूरत नहीं थी, यहाँ तो सिंगल में काम चल रहा है, ऐसा गुस्सा नहीं करना है, नंबर करते हैं। तो टी एंड स्नैक्स क्या होंगे भाई? चाय और सांप। हाँ, उस दिन मुझे पहली बार बच्चे की कॉपी चेक करते हुए मजा आया, बहुत हंसी आई। मैंने कहा अरे भाई, मतलब बच्चा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हाँ यार बच्चे को दिमाग में स्नैक्स लिख रहा है पर हाथ क्या चल रहे हैं? स्नैक। मैंने कहा जरूर ये कहीं नागालैंड जैसे देश में रहता होगा, है कि नहीं बात? 50 रुपये माफ, ये लिखी बात, नॉन एल्कोहलिक, ठीक है? कभी मजे लेने की सोच लो, राइट? अगली बात, अगला देखो गिफ्ट। गिफ्ट के बारे में मैंने तुम्हें एक बात पहले ही बताई है जब हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स एग्जेम्प्ट एंड गिफ्ट ऑन मैरिज इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। लेकिन आज पहली बार हम पढ़ेंगे इसका खतरनाक एक्सेप्शन। जर्नली हम ये मानते हैं जब भी तुम्हारी शादी होगी, सेक्शन 56(2) और क्लॉज X 56(2)(X) में लिखा है कि शादी पर मिले हुए गिफ्ट किसी से भी कितने भी माफ है, किसी से भी मिले और कितने भी मिले, रिलेटिव हो नॉन रिलेटिव हो, और पैसे की कोई सीमा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे अंबानी के यहाँ शादी हुई तो भैया मार्क जुकरबर्ग ने, हम तो ऐसे ही बोलेंगे ना, हमारी जीभ ऐसी है ना, मार्क जुकरबर्ग ने उसको 250 करोड़ का प्राइवेट जेट दिया, ठीक है? सबसे महंगा गिफ्ट वही था, तो इसलिए न्यूज में आ रहा था तो मैंने भी सुन लिया कि चलो यार बताओ, है ना? 250 करोड़ का गिफ्ट हो गया। अब 250 करोड़ का जेट मिल रहा है, वो कब कैसे मिल रहा है? शादी में। और मार्क जुकरबर्ग उसका रिलेटिव भी नहीं है तो भी एग्जेम्प्ट है, तो भी एग्जेम्प्ट। तो शादी में जो बटोरना, कब बटोरना है? शादी में बटोर लेने का है, ठीक है? लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है, शादी में सारे के सारे गिफ्ट माफ होते हैं, लेकिन शादी में अगर एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया है, किसने गिफ्ट दिया है, तो भाई टैक्सेबल है।
क्योंकि सैलरी हेड के परक्यूट्स में लिखा है गिफ्ट ऑन, तो सेरिमोनियल ओकेजन इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ सेरिमनी, रिंग सेरिमनी, मैरिज सेरिमनी, बर्थडे सेरिमनी या डिवोर्स सेरिमनी, कोई भी सेरिमनी होगी। आजकल तो कल्चर ट्रेंड में भी है ना, चहल भैया निपट गए, वो है ना लाइन में लग रहे हैं, राइट। तो भाई ये सेरिमनी, कोई भी सेरिमनी हो तो अगर कंपनी गिफ्ट दे रही है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो ये एक्सेप्शन है शादी का। अब चाहे तुम्हें शादी में गिफ्ट दिया हो, चाहे शादी के बिना बर्थडे पे गिफ्ट दिया हो, कोई भी ओकेजन हो, अगर गिफ्ट मिला है बाबू कैश में, कैसे मिला है, तो कैश में तो फुल्ली टैक्सेबल, कैश मतलब चेक वगैरह 100% टैक्सेबल। और अगर गिफ्ट मिला है काइंड में, मान लो भाई तुम्हारा बर्थडे था, कंपनी ने तुम्हें घड़ी दे दी, क्या दे दी, मान लो घड़ी की कीमत थी 15,000, तो ताई ने बोला 15,000 में से कितने माइनस कर दूंगी, चल 5,000 रुपए तेरे को माइनस करवा दिए, कितने रुपए टैक्सेबल हो गए, 10,000 रुपए टैक्सेबल, ठीक है ना। और अगर घड़ी ही 5,000 रुपए की है तो 5,000 आए, 5 में से 5 गए पूरे टैक्सेबल। घड़ी एग्जाम, घड़ी ही 3,000 रुपए की है तो 5,000 माफ हो गए, तो माइनस के 2,000 ताई से वसूल लोगे। इन सैलरी माइनस मतलब नील। लिख लिया बात। छोटे छोटे पर के बच्चों वाले, जो मेन पर्क था वो RFA था। क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन की वजह से इसको टैक्सेबल किया। बाकियों में तो ये माना गया है कि भाई वहां गिफ्ट बड़े ही आएंगे, और शादी क्या है ना, एक हमारे देश में थोड़ा सा त्योहार टाइप माना देते हैं ना, क्योंकि हम मानते हैं हमारे देश में शादी हुई है तो दोबारा नहीं होगी भाई, 7 जन्मों वाली कसमें खा लेते हैं हम। तो ताई को लगता है चलो, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो लॉ बनाए जाते हैं ना, ये लॉ बनाए जाते हैं लोगों के माइंडसेट को पढ़कर। बात समझ में आ रही है? अब खुद देखो, एग्जामिशन नहीं बढ़ा रहे, लेकिन रिबेट दे दी ना, है कि नहीं बात। तो लोगों के माइंडसेट को, लोगों के गुस्से को देखा जाता है। अगर शादी में जितने मिले गिफ्ट टैक्सेबल कर दो तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बच्चों को या दोस्त यार अपने दोस्त यारों को कब गिफ्ट देते हैं, जो देते ही देते हैं, है कि नहीं बात। अब मान लो भाई किसी की शादी है, उसे भाई गिफ्ट मिल गए 10 लाख रुपए के, तो थोड़ा सा गुस्सा आता है कि यार 10 लाख रुपए गिफ्ट मिल गए, 3 लाख रुपए ताई मांग रही है। और गिफ्ट मिले काइंड में, भाई शादी में क्या होता है, जैसे ज्वेलरी दे दी लड़की को, है कि नहीं बात। अब ज्वेलरी दे दी भाई 10 लाख रुपए की, तो ज्वेलरी बेच के 3 लाख रुपए देगा ताई को। अब शादी में जो गिफ्ट है वो लड़की कह रही मैं क्यों बेच दूं, मेरी दादी ने दी है ना, मेरी मम्मी की निशानी है, मैं क्यों बेच दूं। फिर ताई कह रही मत बेच, 3 लाख रुपए दे। अब 3 लाख कहां से लाऊं, कॉन्ट्रडिक्शन समझ रहे हो ना। तो शादी में मिले हुए गिफ्ट में इमोशंस अटैच होते हैं, और अगर इमोशंस पे टैक्स लगा दोगे तो पूरे देश में दंगे जैसी नौबत आ जाती है, समझो। तो ज्यादातर दंगे अगर होते हैं तो किस पे होते हैं, इमोशंस पे होते हैं। इमोशन देखो, किसान इमोशंस पे कि किसान बेचारा गरीब है उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, है ना। विद्यार्थी है ना, स्टूडेंट कि बेचारा बेरोजगार है और उसके लिए भी तुम क्या कर रहे हो, ऐसी बेकार की स्कीम ला दो, बस जला दी, समझ रहे हो ना बात को। ऐसी शादी इमोशंस अटैच है, ठीक है। कंपनी से कोई इमोशन अटैच नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय को खुद पता है चिल्लड़ कंपनी कितने रुपए दे देगी, है कि नहीं बात। 20,000, 30,000, 1 लाख, 1 करोड़ का तो गिफ्ट मिल नहीं रहा, है कि नहीं बात। ले ले भाई 1 लाख पे जो टैक्स लेना है। तो एग्जम्पशन इज मोस्टली रिलेटेड विद द इमोशन वैल्यू, इसलिए शादी माफ है। हाँ, 2 करनी है, बिल्कुल करनी है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मम्मी पापा का कल्चर है, हमारा कल्चर थोड़ी है, एक बार मम्मी शादी कर ली, झगड़े जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं बुढ़ापे तक, हट मैं तो 2 उसके बाद 3, हर 10 साल में एक, तो हर 10 साल में गिफ्ट फिट होता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। हर शादी पे एग्जाम, बहुत तगड़ी प्लानिंग में ये भाभी से बहुत तगड़ी प्लानिंग में है कि नहीं बात। हर शादी पे एग्जामिशन है। अब इसे खेल मत बना लेना, ठीक है। हाँ, एक काम कर लेना, सेम पत्नी को डिवोर्स दे देना, फिर सेम से शादी कर लेना, ठीक है। पर ताई समझ जाएगी सब खेल। तो खैर उन्होंने इसलिए लिखा कि हर शादी तो खैर इंडिया में नहीं मानता, एग्जेम्प्ट होता है। अगली बात, अगर तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल तुम्हारी कंपनी ने भर दिया,
तो क्या होगा, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा पर्सनल खर्चा, पैसा कौन भर रहा है? ताई क्या कह रही है? टैक्सेबल। अच्छा, ये जो बातें लिखी है ये समझ में आ रही है? अगर कोई भी अमाउंट कंपनी तुमसे रिकवर कर रही है वो घटा देंगे, जैसे आरएफए में था, है ना? बोलो, अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया फिर वो तुम्हारा पर्सनल यूज नहीं है तो वो क्या होगा? तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। परक्विजिट्स का मतलब है पर्सनल बेनिफिट। अगली बात सर, अब आते हैं क्लब की बात। एक तो वो हो गया हनी सिंह वाले क्लब, मेरे साथ कोई क्लब नहीं आता, ये वाला गाना गाना है ना? ताई ये वाले क्लब की बात नहीं कर रही। ताई कह रही है मैं तेरे वाले क्लब माफ करूंगी जिसमें कंपनी तेरे को पैसा दे रही है, जहां तुझे बेनिफिट हो। जहां तेरी पिटाई हो वो वाले माफ नहीं है, जहां तेरी तारीफ हो। जैसे कंपनी ने कहा ये ले पकड़ जिम के वाउचर, है ना? कई कंपनी ऐसे करती भी है कि जिस बिल्डिंग में कंपनी है उसी बिल्डिंग में क्या है? जिम है। तो कंपनी वालों ने कहा चलो ठीक है, सभी इंप्लॉय को क्या दे देते हैं? बर्गर खा के बर्गर जैसे हो रहे हैं, सभी इंप्लॉय को क्या दे देते हैं? जिम के वाउचर दे देते हैं। अब इंप्लॉय को लग रहा है फ्री मिल रही चीज, क्या दिक्कत है? तो ताई कह रही है अगर तुझे जिम के वाउचर मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब के वाउचर मिल रहे हैं, तो पता लगा स्विमिंग पूल है कंपनी की बिल्डिंग में, तो पूल के वाउचर दे दिए कि भैया एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी। इस तरह के वाउचर क्या होंगे? बोलो, एग्जेम्प्ट होंगे। लेकिन अगर क्लब कोई और क्लब है जिसमें आप इंजॉयमेंट करते हो, ठीक है, जैसे हो गया ना, तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के आसपास जो तुम्हारी सोसाइटी के क्लब होते हैं, क्लब हाउसेज जो होते हैं घर के आसपास भी होते हैं, तुमने वहां की मेंबरशिप ले ली तो वहां पे होली दिवाली एक, है ना? जैसे मेरे घर के पास एक क्लब है, उसका नाम है चांसलर क्लब, लॉयंस क्लब, है ना? तो इस क्लब की मेंबरशिप ले ली आपने, क्या किया? दिवाली बना ली, होली बना ली, कुछ कल्चरल प्रोग्राम कर ले। तुम्हारे घर का कोई फंक्शन है तो क्लब का हॉल तुम्हें, है ना, रेंट पे मिल गया आसानी से, ये टैक्सेबल है। बात समझ में आ गई? बोलो, अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए क्लब को फीस दे रहे हैं तो फिर वो टैक्सेबल नहीं है। इनिशियल फीस जो कॉर्पोरेट मेंबरशिप की है वो टैक्सेबल नहीं। तो सिंपल पर्क थे। अब आते हैं बहुत ही मजेदार पर्क। पहले एक पर्क देखते हैं बहुत ध्यान से। भाई तुमने सीए करी, सीए करने के बाद तुमने बोला सर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जॉब करेंगे। क्या करेंगे? जैसे जॉब का पहला दिन था, तालियों के साथ स्वागत किया गया और स्वागत में आते ही लैपटॉप तुम्हारे गोदी में रख, गोद भराई कर दी ना शादी में। ये कंपनी वाले भी करते हैं, पहले दिन जाते हैं। कैसे मतलब? बहुत ही सम्मान से तुम्हें लैपटॉप दिया जाएगा। लैपटॉप किसी तरफ से मिला, फिर मोबाइल भी दे दिया जाएगा। मोबाइल किसी तरफ से मिला। और अगर कंपनी वाले कह रहे हैं हमें पता है घर में नेट बहुत स्लो चला, 2G लोग, छोटे लोग 2G लोग, है ना, तो कंपनी ने कहा 2G छोड़, हमारी तरफ से ये ले जा, डोंगल ले जा, 5G का रिचार्ज कर। नेट भी कंपनी दे रही तुम्हें। खुशी की बात है कि नहीं है? अब कंपनी तरफ से लैपटॉप, मोबाइल, नेट, ये सब मिल गए। 1 लाख रुपए का सामान पहले दिन ही को भराई कर दी 1 लाख रुपए से। टैक्सेबल एग्जाम क्यों? उसमें वीडियो गेम नहीं खेलोगे? GTA, वाइस सिटी, PUBG, बोलो वीडियो गेम खेलोगे नहीं खेलोगे? नहीं खेलो, क्योंकि उसमें क्या रहते हैं, वो बैन रहते हैं, है कि नहीं बात? और मोबाइल, वो भी टैक्सेबल एग्जाम्प्ट क्यों? भाई वो पर्सनल बेनिफिट। ये भैया गोद भराई में क्या कर लिया? शिकंजा कस दिया। शिकंजा क्यों? संडे को बैठे हो, फोन आ गया बॉस का, है ना, उठाओगे नहीं उठाओगे? चलो पहली बार नहीं उठाया, मान लिया मैंने। दूसरे उठाओगे नहीं उठाओगे? वरना अगले दिन बॉस फायर कर देगा, मैं फोन क्यों उठाता? सर मैं बाहर घूमने गया था तो मैं पर्सनल फोन ले गया था। पर्सनल नंबर दियो अपना, लो। मना तो कर नहीं सकते, अब कोई तो उठाना पड़ेगा। अब संडे के दिन भी बॉस कह रहा है कहाँ घूम रहा है? सर घर वालों के साथ आया था बाहर। अबे घर वालों के साथ बाहर आया था, मजे ले रहा, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। अरे सर आप बहुत मेहनती हो सर। मेहनती नहीं, ये खोल, ये एक्सेल शीट बना, ये भेज दे, क्लाइंट के साथ बैठा हूँ। अरे वो काम कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे होंगे भाई,
हमारी छुट्टी पे हमसे काम करा देगा। बताओ पर्सनल बेनिफिट क्या हो? लैपटॉप में तुम कंपनी का काम करा रहे हो, फोन पे तुम बॉस से बात कर रहे हो या कंपनी क्लाइंट से बात कर रहे हो कि चल बात कर ले उससे मेरे को एक बड़ी, तो पर्सनल बेनिफिट क्या हुआ? तो ताई कोई बात समझ में आई, कंपनी से मिला हुआ लैपटॉप में आप टैक्सेबिलिटी क्या रखोगे? कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि खून चूस लेंगे बेचारे वो। और अभी कंपनी में जाओ ना तो मना कर देना, मुझे नहीं चाहिए लैपटॉप, मेरे घर में रेडिएशन है ठीक है, मैं जो काम करूंगा यही करूंगा, घर के लिए मत दो। खतरनाक चीज है अगर पकड़ लिया तो। अच्छा बताओ, चलो लैपटॉप तो चलो समझ गए बात। अच्छा कंपनी ने घर में एसी लगवा दिया तो उसमें बॉस का फायदा है? ओए चलाइयो एसी, गर्मी लग रही है, बॉस का फायदा है उसमें तुम्हारा फायदा है ना। ताई कह रही अब देखो, अब नाटक मत करियो। वो टैक्सेबल हो कितना? जितना आरएफए की लिमिट थी, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इज टैक्सेबल, क्योंकि उसका मतलब तुम ले रहे हो ना, ठीक है ना। अगर वो रेंट पे है तो विच एवर इज लो, नलायक को टमाटर लगा तो विच एवर इज लोअर कैसे? दो चीज एक साथ थोड़ी जाएंगी, विच एवर इज एप्लीकेबल। वाह मोदी जी वाह। अरे या तो कंपनी ने तुम्हें अपना एसी दिया होगा, या कंपनी ने तुम्हारे घर में क्या लिया होगा? एसी रेंट पे लाएगा, विच एवर इज एप्लीकेबल, ठीक है। उसमें से वो अमाउंट घटा देना जो एम्प्लॉय तुम्हारी तनख्वाह में से काट लेगा, जैसे हमने आरएफए वाले क्वेश्चन में किया था। भाई ये तो आसान बात हो गई। अब भाई मैं तुम्हें अगली सच्ची घटना बताता हूं। कुछ सालों पहले पापा बैठे उल्टे कैसे बैठे पापा, है ना। तो हमारे पिताजी के ऑफिस में हर 4 या 5 साल में एक स्कीम निकलती थी। वो स्कीम ये निकलती थी कि जितने भी लैपटॉप होते थे ना, और वो 3 साल पुराने हो गए, तो उनकी कंपनी ने ऑब्सोलीट मान लेती थी कि अब दम नहीं है, लैपटॉप स्लो हो जाता है, वायरस घुस जाते हैं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। इसमें फिर नए एंटीवायरस डालो, मजा नहीं आता। तो कंपनी ने ऑब्जर्व किया, जितना हम उसकी रिपेयरिंग में, एंटीवायरस में, विंडो में, है ना, लाइसेंस एक्सपायर हो गया, क्योंकि वो कंपनी में तो ओरिजिनल रखे जाते हैं ना, इतने पैसा लग जाता है, इतने में थोड़ा 2-4 हजार रुपये और डाल के क्या ले लो, नया लैपटॉप ले लो, उसमें विंडो भी डलेगी 3 साल के लाइसेंस के साथ, एंटीवायरस भी डले आएंगे, और वो क्या होगा, अपग्रेडेड भी होगा। भाई वो चलते ना i7 i5 ऐसे प्रोसेसर चलते ना, पता लगा वो 3 साल 4 साल पुराना i5 अब आ गया i7 उसी दाम में। तो कंपनी पुराने को फेंकती नहीं थी, कंपनी ने ऑफर देती थी अपने एम्प्लॉय को। तो पापा को ऑफर दिया कि भाई आपको जो लैपटॉप कंपनी ने खरीदा था 50,000 रुपए का, आज से 3 साल पहले, पिताजी को बोला आप इस लैपटॉप को ले जाओ 10,000 रुपए में, 3 साल बाद। अब भैया माता जी है ना, पिछली बार क्लास में बताया था मैंने माता जी के बारे में, तो भैया माता जी हमारी वो साइंस बैकग्राउंड की, उनका नाम डॉक्टर उषा अग्रवाल है ना। अब वो भड़क गई, अरे जब तुम्हें कंपनी ने बोला था कि 10,000 में ले जाओ तो खाली हाथ क्यों आ गए, लेके आते ना 40,000 का फायदा। मैंने कहा मम्मी क्या बोल रही हो, 40,000 का फायदा है? मैंने कहा फिर से बोलना, 40,000 का फायदा है। सही बोल रही है मम्मी, गलत बोल रही है? ये मैंने मम्मी को समझाया। मैंने कहा मम्मी एक दवाई खरीद ली आपने, एक्सपायर हो गई, वो खरीद लो, 100 रुपए का पैकेट था दवाई का, 10 रुपये मिला, 90 रुपए का फायदा। मम्मी कह रही पागल एक्सपायर खाएगा? तो मैंने कहा ये भी तो एक्सपायर नहीं हो रहे होंगे। तो मम्मी ने बोला फायदा है कि नहीं है? मैंने कहा फायदा है कि नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आई? बोलो भाई, चेक करना पड़ेगा फायदा है कि नहीं। और चेक जो करना पड़ेगा वो अकाउंटिंग रूल के हिसाब चेक नहीं करना पड़ेगा, किसके हिसाब चेक करना पड़ेगा? इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। आप सुनेंगे ध्यान से, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से, है ना। चलो एक डेट देता हूं मैं तुम्हें ना, पिताजी के ऑफिस में ये लैपटॉप खरीदा गया था आज से 3 साल पहले, 1 अगस्त, है ना, बिफोर 3 ईयर। पिताजी को 10,000 में ऑफर हुआ, ये मान लो 30 अप्रैल को कि नए लैपटॉप ले आएंगे,
30 अप्रैल को मेरे फाइनेंशियल ईयर में, मेरे प्रीवियस ईयर में, माई ईयर। बात समझ में आई? तो ताई ने बोला कि अब इसकी वैल्यू 3 साल में घटी होगी नहीं घटी होगी, और वैल्यू घटने को क्या बोलते हैं भाई? यही मैंने मम्मी को समझाया कि माता जी कॉमर्स में एक वर्ड चलता है डेप्रिसिएशन, जो ये बताता है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू को उसके इस्तेमाल से घटाया जाता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। समझ गई मम्मी जी? अब मम्मी जी कह रही है बता तो फिर कितनी वैल्यू, ये बता 10,000 के लेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये बताओ सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करूं? कंपनी ने खरीदा 1 अगस्त को, पिताजी को मिला 30 अप्रैल को, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, कैसे कैलकुलेट करूं? अब बच्चे मन के सच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे, है ना? तो सारे के सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं? सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप चालू हो जाओ 1 अगस्त से, कहां तक? 31 मार्च। हो गया काम। फिर चालू हो जाओ पूरे 12 महीने का। अच्छा मैंने बोला कि भाई ये 1 अगस्त को नहीं, ये खरीदा 15 अगस्त को। बच्चे कह रहे कोई नहीं 15 दिन चिल्लड़ गिन लो। ताई ने बोला यहां पे लिख 22 अगस्त। समझ गए? ताई ने बोला मेरे सामने चिल्लोड़े वाली बात मत किया, अगर मैं क्या नहीं करती, मैं दिन नहीं गिनती। तो मैंने कहा ताई कहने लगी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मत लगाएगा टैक्स की क्लास में। मैंने कहा उसके अलावा हमने कुछ सीखा नहीं ना, बचपन से ही सीखा था। तो ताई के दिल पे लग गई बात। ताई ने कहा अच्छा बच्चू हमसे बन गए। अब ताई ने कहा मैं बनाऊंगी, इंसाफ हम करेंगे, फैसला हम करेंगे। अब ताई ने बोला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मैं नया तरीका निकालूंगी। डेप्रिसिएट कैलकुलेट करने का मैं नया तरीका निकालूंगी। तो वो नया तरीका समझना क्या, उसे अकाउंट से मिक्स मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। ताई ने उसका तरीका मैं बताता हूं। उसका तरीका ऐसे याद रखेंगे, हमेशा बर्थडे बनाना किसका? ताई का नहीं, उस एसेट का बर्थडे बनाना। किसका? एसेट का जन्म कब हुआ? 22 अगस्त। ठीक है, और कितने रुपए से जन्म हुआ? अब आया हमारा पहला साल, क्योंकि बर्थडे तो जन्म के अगले साल तो बनता है, फर्स्ट बर्थडे जब वो बच्चा 1 साल का हो जाएगा। तो अगला बर्थडे कब आएगा? अगला बर्थडे आया 22 अगस्त को, फर्स्ट बर्थडे। बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो जल्दी। एक मोमबत्ती जला दी, अरे बोलो भाई हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब ताई ने बोलो सुन, पहले बर्थडे पे जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगी ना, तो ताई को अकाउंट से इतनी नफरत है, अकाउंट से इतनी नफरत है, अकाउंट से बहुत दूर के डेप्रिसिएशन रेट बनाए। ताई ने बोला 50% डेप। कितना डेप? मैंने मान लिया कंपनी ने कितना डेप कर दिया 50, कितने रुपए आ गए? अब WDV कितनी बच गई? फिर ताई ने क्या किया, दूसरा बर्थडे बनेगा, दूसरा बर्थडे बना फिर से 22 अगस्त को, कितना डेप? कितनी मोमबत्ती लगाऊं केक में? सर तो ब्लैक चॉकलेट केक आया इस बार, है ना, काला कर देते हैं ऐसे। कितने रुपए? वह तेरी। अब WDV कितनी बच गई? अरे भाई ये क्या हो गया? अगली बार तीसरा बर्थडे बना, फिर से 22 अगस्त को तीसरा बर्थडे बना। इस बार स्ट्रॉबेरी केक आ गया भाई, 1 2 3 मोमबत्ती जल गई। कितने रुपए से बनेगा? अब वैल्यू कितनी बच गई? पिताजी को कितने का ऑफर हो रहा है? फायदा नुकसान है? खामोखा मम्मी फैल रही है। मैंने कहा मम्मी इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से कंपनी महंगा दे रही है, मत लो पापा। समझ में आई ना बात? अगली खतरनाक बात सुनना ध्यान से, जो तुमने पूछी नहीं यार, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। वो ये कि चलो यहां पे मैं कह देता हूं, चलो अब तुम समझ जाओगे बात, है ना? तुमने पूछी नहीं तो थोड़ा और यहां बताता हूं। या 3 साल के बाद पापा को वो मिला 31 दिसंबर को। कब मिला? अब तीसरे साल में तो अगस्त में बर्थडे बन गया बर्थडे। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने भी तो है नालायको। पिताजी को जिस साल लैपटॉप का ऑफर किया गया, वो लैपटॉप ऑफर किया गया कितने दिसंबर को, बर्थडे उसका बन जाता है कब? 22 अगस्त को। तो अपने प्रीवियस ईयर में, जो मेरे एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ रहा है, 22 अगस्त को तुमने अपने प्रीवियस ईयर में तो क्या बना दिया? हैप्पी बर्थडे, ताली बजा दी, केक काट दिया उसका।
लेकिन भैया उसको जो पापा को मिला वो तो मिला कब, ये 4 महीने पे भी तो कंपनी के अंदर पड़ा रहा, तब डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ताई ने बोला चिल्लड़ नहीं गिनती। 4 महीने का डेप लैप्स, डेप्रिसिएशन अगर लगेगा तो पूरे साल का लगेगा, अन्यथा भूल जाओ 4 महीने का डेप्रिसिएशन। अब एग्जाम में कैसे आएगा, अच्छा अगर ये क्वेश्चन आया तो आप क्या बोलोगे, परक्यूजिट इज इक्वल टू निल, फायदा थोड़ी है, नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू निल। अब एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, पिताजी को ये लैपटॉप ऑफर किया गया मात्र 5,000 रुपए में, अब 6,250 की चीज पिताजी 5,000 में खरीद लाए, तो कितना फर्क हो गया, 1250 इज, क्योंकि 6,250 की चीज थी, 5,000 पिताजी ऑफिस में दे आए, उन्होंने 1250 का फायदा कर लिया। ताई ने कहा जो 1250 का फायदा है वो डेप्रिशिएबल पर्क मान के मैं आउटर कॉलम में लिख दूं। तो सबसे खतरनाक बात, जब भी डेप्रिसिएशन निकालना है इनकम टैक्स में, खासकर एसेट को निकालते हुए, तो क्या करना है, हैप्पी बर्थडे बनाना है। किसका बर्थडे बनाना है, किसका, एसेट का बर्थडे 1 अप्रैल को होगा, ये मत सोचना। तो सबसे पहली गलती बच्चा 1 अप्रैल से शुरू कर देता है डेप निकालना, या फिर जब एसेट कंपनी ने खरीदी उससे 31 मार्च तक का, नहीं, मैं कब ले रहा हूं, 22 अगस्त से 22 अगस्त, 22 अगस्त से 22 अगस्त, 22 अगस्त से 22 अगस्त। समझ गई बात, ये एक ऐसा जिसमें कैलकुलेशन करने को मिलेगी। अच्छा क्या कंप्यूटर ही होगा, और भी तो सेट हो सकती है, तो रेसलिंग देखते हो, रेसलिंग क्या चीज, क्या, वैसे तो तब लगता, क्योंकि एक्चुअली में साल 1 दिन पहले खत्म होता है ना। अब देखो वो क्या कह रहा है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, एग्जाम में थोड़ा कम पूछते हैं। मुझे बताओ ईयर का एंड होता है 1 जनवरी को, अगर साल शुरू हो तो एंड कब होगा, 31 दिसंबर, या 1 जनवरी 31 दिसंबर। तो अगर किसी बच्चे का 1 साल एंड करना है, या किसी एसेट का 1 साल एंड करना है, तो वो अगर 22 अगस्त को दुनिया में आया है तो उसका 1 साल कब एंड होगा, 21 अगस्त को। 22 को तो उसका बर्थ डेट बनाते हो आप, आ गया धरती पे बोझ, क्या कि नहीं बात, राइट, समझ ना बात। तो वो कह रहा है कि सर अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि पिताजी मतलब वो एसेट खरीदी और 21 अगस्त को मिला, तो 21 अगस्त को उसका 1 साल पूरा हो गया, 21 अगस्त को उसका 1 साल, और अगर 21 अगस्त को उसका 1 साल पूरा हो गया तो डेप क्या मिलेगा, डेप का बेनिफिट मिलेगा। आपको डेप कैलकुलेट करना है 20 को नहीं, 1 दिन के पीछे खेल खत्म, 1 दिन के पीछे ताई डेप नहीं निकालेगी, साल पूरा करो तो डेप निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। समझ में आ गई बात। रेसलिंग देखिएगा भी, रेसलिंग एक दूसरे को चोक स्लैम तो दी होगी भाई, दोस्तों को, भाई बहनों को, चाहे बेड पे पकड़ के दिया हो चोक स्लैम, है ना, अंडरटेकर के फैन। तो बताओ इंडिया की तरफ से कौन रेसलर है, एक का नाम तो सुना होगा, खाली सुना होगा ना, और लड़की रेसलर, लड़की भी है वहां, लड़की भी है, नहीं वो रेसलर नहीं है, वो तो कुश्ती वाली होगी ना। मैं वैसी रेसलिंग करूं WWE वाली, पटक पटक के मारने वाली, एंटरटेनमेंट। तो हमारे इंडिया की तरफ से जो लड़की है रेसलिंग की, जो तुमने नहीं होता, उसका नाम है कम्मो, जिसके लिए सनी देओल ने गाना गाया था, मेरा दिल ले गई हो कम्मो की दर। क्या नाम है, कम्मो। अब हिंदी में लिखते हुए अच्छा नहीं लगता, तो उसने बोला सर ऐसे अच्छा लगता है हिंदी में, इंग्लिश में लिखो। तो उसने बोला कम्मो को ऐसे लिखो, KAMMO में मजा नहीं आया, CMO। रेसलिंग में थोड़ा नाम भी भारी सा लगता है। CMO जब WWE में पहुंची, जब कोई नया रेसलर आता है ना, उसकी एकदम से बड़ी हाइप बनाते हैं ना, कोई नया रेसलर, वो भाई सबको पटक पटक के मार रहा है वो, है ना। तो जैसे वो पहुंचा 50% फॉलोइंग, फिर धीरे धीरे कम्मो को पीटना शुरू कर दिया बाकी रेसलर ने, 20%, कम्मो बुढ़ापे की ओर, फिर उसको रिटायर करते हैं खली की तरह। और लड़कों की जो रेसलिंग होती है वो होती है WWE,
लड़कियों की जो रेसलिंग होती है वो होती है WWS, समझ गए? नहीं समझे अभी भी? अरे 50% WDV डेप्रिसिएशन, C से कंप्यूटर जो भी सिखाया, कंप्यूटर लैपटॉप, M से मोटर कार, O से अदर असेट, 50% डेप, 20% डेप, 10% डेप, WDV और SLM। WDV समझ गए? वैल्यू घटाओगे, जो नेट वैल्यू उस पर टैक्स दोगे। SLM में क्या होता है, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उस पर सेम डेप चल रहा होता है हर साल। मेरा दिल ले गए कम्मो किधर, ठीक है, याद रहेगा। CMO 50-20-10, WWE नहीं WWS, ये लिखी बात भाई। बोलो ना लायको, समझ में आ गई बात? बोलो, ठीक है। एक पर्क पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं। बताओ, कसम है तुम्हें कंपनी लॉ की, बताओ स्वेट इक्विटी क्या होता है? पीपी सर की कसम है तुम्हें, पीपी सर को दाव पे लगा दिया मैंने आज, पक्का? ये पढ़ा दिया मतलब पीपी सर ने नहीं पढ़ा है तो कह देना सर आपने पढ़ाया तब भी हमने आपकी जान बचा ली, सर ने आपको दाव पे लगा दिया था। स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट मतलब पसीना, इक्विटी शेयर्स, तो स्वेट का मतलब होता है जो भी पर्सन कंपनी के लिए पसीना भाई, कंपनी के लिए पसीना कौन बहाता? शेयर होल्डर तो बहाता नहीं, वो तो घर में बैठा है इसी में। एम्प्लॉय से काम कराया जाता है, वही नाराज रहते हैं, पैसे कम देते, काम ज्यादा कराते हैं। तो एम्प्लॉय को खुश करने के लिए कुछ कंपनी उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर देती है, जिसे आप ईसोप तरीके से बोल सकते हैं ना, कि जो शेयर मार्केट में चल रहा है 100 रुपए का लेट से, उस शेयर को कंपनी सस्ते दाम में दे देती है। अब ये बताओ, अगर किसी भी कंपनी ने वो स्वेट इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉय को सस्ते दाम पे दे दिया, ओ भाई सस्ते दाम पे दे दिया, तो ताई की नजर पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो ताई ने बोला मजे ले लिए तूने, तो बताओ एम्प्लॉय ने कितने के मजे ले लिए? जितना सस्ता उसे मिल गया। तो ताई ने बोला सिंपल फॉर्मूला बता देना सर बच्चों को, रट्टेबाज बालक है, उस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है और एम्प्लॉय ने कितना पे किया, जो भी अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, है ना? तो चलो क्वेश्चन 54 करके देख लेते हैं, करो। मुझे बताओ सैलरी हेड में उसको कितना पर्क टैक्सेबल होगा?
अरे बहुत देर लगा दी भाई। हो गया कितना आंसर? पक्का? सही बात है ना, परक्यूट वैल्यू इतनी आ गई इतना। अब अगली बात सुनना ध्यान से, क्योंकि अब जो पढ़ा रहा हूं ये है कैपिटल गेन का सॉल्यूशन, जो मैं यही पढ़ा रहा हूं कैपिटल गेन में, है ना। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस 1 लाख रुपए के जो शेयर उसके पास आए, कितने आए? 1000। अब इन शेयर्स को उसने सेल कर दिया, ठीक है। कितने में सेल किया? लिखा है इसमें शेयर मार्केट वैल्यू 3 तो थी 300, उसको कितने के मिल गए? 200। कहीं लिखा है कितने में सेल किया? इन दिस के सब्सिक्वेंटली सेल ऑफ दोस शेयर विक्की वुड बी द। अच्छा ठीक है, मान लो यहां पर उसने सेल कर दिया 500 रुपए का। बताओ अब उसका प्रॉफिट आएगा? उसका प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल गेन में वही फॉर्मूला यूज होता है जो तुम अकाउंट्स में करते हो, है ना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे निकलता है? सेल प्राइस ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट, सेल प्राइस ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट। तो बताओ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट करके बताओ उसका प्रॉफिट और कैपिटल गेन कितना आएगा? बोलो। कितना आया? 3 लाख। कहने का मतलब है कॉस्ट कितनी ली? कॉस्ट 2 लाख ली। बताओ, यानी कॉस्ट तुमने 200 रुपए ली है या कॉस्ट तुमने 300 रुपए ली है? क्यों 200? क्यों 200 मिले थे, राइट। तो आंसर कितना आएगा? तो सेल प्राइस 500 माइनस कॉस्ट 200, तो कितने रुपए टैक्सेबल हो गए? 300 रुपए पर शेयर। बिल्कुल गलत जवाब। अरे नलायको, तुमने बड़े मजे ले लिए। उसको उसने वो शेयर खरीदे कितने में थे? 200 में खरीदे। मार्केट वैल्यू कितनी थी? अरे तो उसके 1000 रुपए पे टैक्स भी तो ले लिया ताई ने उस पर। उसकी 1000 रुपए उसकी वैल्यू भी तो मान ली। मान ली नहीं मान ली? 1 लाख रुपए भाई उसने 200 के खरीदे, 300 की उसकी वैल्यू थी, 100 रुपए का उसने मजा ले लिया, तो 100 रुपए उसके टैक्सेबल तो कर दिए ताई ने। तो वो कह रहा ताई ये बताओ 200 मेरी जेब से चला गया तो वो तो मेरी कॉस्ट बन गई, और 100 रुपए पे तुमने मुझसे वसूली कर ली, तो जिस पैसे पे तुमने मुझसे वसूली कर ली वही तो मेरी कॉस्ट बन गई। तो मेरी कॉस्टिंग दिखने में तो 200 है, पर मैंने 100 रुपए पे टैक्स भी तो दे दिया, तो 100 रुपए तो फिर भी तुमने मेरी कॉस्टिंग बना दी। तो फिर तुम मुझे 200 रुपए क्यों कह रहे हो? कितने रुपए की कॉस्टिंग होगी उसकी? 300। समझ में ना बात?
तो जब वो पर्क में आएगा तब कॉस्टिंग लेनी है 2 लाख, और जब वो उसी शेयर को खरीदेगा तो कॉस्टिंग ली जाती है टोटल वैल्यू जो उसकी जेब से गया प्लस जिस वैल्यू पे उसने टैक्स दे दिया, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 200 और 100 रुपए क्या थे टैक्सेबल। समझ में आ गई ना बात? तो 300 रुपए लेनी है, 300 रुपए, ध्यान रखना है बात। बोलो भाई, जमती इतनी बात? ठीक है, तो ये तुम्हारे मोटे मोटे क्या हो गए, वो टैक्सेबल पर्क हो गए जो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज है। यानी अब हम अगले पड़ाव में कहां पहुंचने वाले हैं, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, यहां पर। अब यहां एक बात ध्यान से सीखेंगे, परक्विजिट टैक्सेबल फॉर और एम्प्लॉय, परक्विजिट टैक्सेबल और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मैंने पिछली क्लास में लिखवाए थे, 2 होते हैं, एक डायरेक्टर, दूसरा जो कंपनी में कितना परसेंट रखता है शेयर, 20%। अब सुनना ध्यान से, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के पर्क होते हैं, जैसे एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी, एम्प्लॉय को स्वीपर दे दिया, रामू काका दे दिए, वॉचमैन दे दिया, समझ गए बात? अब ये बताओ, एक कुक दे दिया, कुक है ना, एक कुक खाना बनाने वाला स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को दे दिया डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर के लिए टैक्सेबल होगा नहीं होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन भैया रे वही कुक एक नॉन स्पेसिफाइड को दे दिया, अब आ सकता क्वेश्चन, भैया वो स्त्री है, कुछ भी पूछ सकती है। क्वेश्चन में लिखा मिला, कुक फैसिलिटी, वॉचमैन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एमसीक्यू में ही आ गया। अब बच्चा खोपड़ी खुजा रहा है, डॉक्टर ऑर्थो में लाया घुटनों में बनने के लिए कि यार अब क्या होगा, यहाँ तो ये लिखा था कि टैक्सेबल होगा स्पेसिफाइड के लिए, तो अगर स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है तो होता नॉन स्पेसिफाइड के लिए क्या होगा, अबे एग्जेम्प्ट। नॉन स्पेसिफाइड के लिए एग्जेम्प्ट है। ताई कह रहे मुझे पता है ऐसी चीजें नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलती ही नहीं। अब मान लो जैसे नॉन स्पेसिफाइड हो गया, कोई कंपनी का चौकीदार हो गया, तो चौकीदार को चौकीदार दे दोगे? तू यहाँ चौकीदारी करा, तेरे घर पे भी तो होना चाहिए, तेरे घर पे कौन है, समझ रहे बात को? तो चौकीदार को चौकीदार तोड़ दे दोगे, समझ आई बात? तो ताई कह रही है कि हमें ये पता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले पर किसको दिए जाएंगे। कुछ सोचो ना, गैस का बिल, कार, कुक, वॉचमैन, मालिका का, ये तुम किसी नॉर्मल एम्प्लॉय को थोड़ी दे दोगे। किसको दिए जाएंगे? भयंकर चीजें, जो कंपनी का बहुत खास एम्प्लॉय होगा, है ना, कि घर में मालिया लगा रहा है, खाना बनाने वाला लगा रहा है, कंपनी की तरफ से कार मिल रही है तुम्हें, तो इतना खर्चा एक एम्प्लॉय के ऊपर कंपनी कर देगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हाई लेवल के एम्प्लॉय के ऊपर करा जा सकता है खर्चा, लेकिन छोटे लेवल पे करेंगे तो फिर तो हर किसी के लिए करना पड़ेगा। तो ताई को पता है नॉन स्पेसिफाइड को कोई भी कंपनी देती नहीं है, इसलिए नॉन स्पेसिफाइड वालों का दिल रखने के लिए क्या कर देते हैं, एग्जाम। ठीक है, कि एक नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय उसके घर पे कुक खाना बना रहा है, ताई ने कहा ले ले मुझे। लेकिन भाई ताई ने खतरनाक बात क्या बोली, अगर ये ही खतरनाक पर्क, यही खतरनाक पर्क क्या है, रीएम्बर्समेंट है। क्या है? रीएम्बर्समेंट। रीएम्बर्समेंट तो समझ गए क्या, कि पहले मैं खर्चा कर देता हूं, फिर उसका बिल अकाउंटेंट को देता हूं, अकाउंटेंट मुझे पैसे देता है। तो ताई ने बोला रीएम्बर्समेंट अगर वर्ड लिखा है तो फिर मैं स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड नहीं देखती, सीधा लिख देती हूं टैक्सेबल फॉर ऑल, चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। यानी कि ये जो टैक्सेबल फॉर ऑल है ना, ऑल तुम यहां पे भी लिख सकते हो, है ना। टैक्सेबल फॉर ऑल मतलब
चाहे वो स्पेसिफाइड हो नॉन स्पेसिफाइड हो, रीएम्बर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड पर ऑल्सो टैक्सेबल। रीएम्बर्समेंट, ठीक है भैया। अगर रीएम्बर्समेंट हुआ है तो रीएम्बर्समेंट भी टैक्सेबल होगा। अब चाहे कुक का रीएम्बर्समेंट हो, चाहे स्वीपर गार्डनर का रीएम्बर्समेंट हो, चाहे एजुकेशन फैसिलिटी का हो, किसी का भी रीएम्बर्समेंट हुआ है तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल। तो ये याद रखेंगे, स्पेसिफाइड पर स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड के लिए एग्जेम्प्ट, पर रीएम्बर्समेंट क्या होगा? टैक्सेबल फॉर ऑल। रीएम्बर्समेंट के लिए क्या होगा? टैक्सेबल फॉर ऑल। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये तुम्हारे कौन से पर्क हो गए भैया? हाँ, अब अगर हम जाएं किसकी तरफ, परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, है ना? ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेंगे, चटपटा क्वेश्चन है बहुत, मजा आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चन करने में। टेलीफोन, टेलीफोन बिल, ये सब एग्जेम्प्ट होते हैं। टेलीफोन, लैपटॉप, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, ये सब क्या है? एग्जेम्प्ट। अच्छा, जैसे कैमरा लिखा है तो कैमरा कम्मों में कहां इंक्लूड करूं? अदर में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मत लेके जाना, यहां कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिखा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंप्यूटर से रिलेटेड माने जाएंगे, जैसे प्रिंटर। तो कैमरा किस में टैक्सेबल करते ताई? अदर में। ठीक है, बोलो भैया। तो ये अगली क्लास में देखेंगे। अब अगर कार वाला मैं अगली क्लास सिखाऊंगा। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की बात करें तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? स्वीपर, गार्डनर माली काका, वॉचमैन बहादुर, पर्सनल अटेंडेंट रामू काका, फिल्मों में ये तो नाम होते हैं, राइट? ये सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड के लिए माफ, इन सबका रिएम्बर्समेंट सबके लिए टैक्सेबल। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, समझ गए बात? अब गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर मतलब अगर कोई एम्प्लॉय, जैसे हमारी गली में एक अंकल जी हैं, तुम मेरी गली में कभी रात में आओगे ना तो तुम्हें लगेगा एक घर में शादी है, वो डेली शादी रहती है। मुझे बताओ क्यों? बताओ क्यों? 365 बच्चे नहीं है उनके? हाँ, वो दिवाली का वेट नहीं करते झालर और लाइट वाइट लगाने के लिए। मुझे शक होता है उनके वॉशरूम में भी एसी लगा है, पंखे तो आजकल लगा ही रहे हैं लोग, है ना? वो तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे वॉशरूम में पंखा लगाओ, पंखे तो लगी रहे, लेकिन उनके वॉशरूम में क्या लग रहा है? एसी लग रहा है। भैया वहां बैठ के मोबाइल चलाएंगे, ठंडा तो होना चाहिए कम से कम, या कि नहीं बात? और मुझे लगता है उनके घर की पानी की मोटर तभी बंद होती है जब बिजली जाती होगी। पड़ोसी कहते रहे मोटर चल रही है, बहुत देर से आवाज आ रही है, अरे भूल गए थे, सुबह चलाई थी 5 बजे 10 बज गए। समझा ही ना बात? पानी की वेस्ट। रीजन बिंग वो ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो बिजली विभाग है। कहाँ काम करते हैं? और बिजली विभाग वालों को क्या मिलेगी? या फिर उनकी कंपनी ने कह रखा है जी भर के बिजली पियो, बच्चों को भूख लग रही हो तो उनके स्विच में बच्चों की उंगली आ जाए तो झटके दो उन्हें, आई लाइक इट, सक्सेना जी जैसे, है कि नहीं बात? बिजली का बिल कौन भरेगा? कंपनी भरेगी। तभी भाई इतना मिसयूज हो सकता है। मतलब हमारी मम्मी तो कहते हैं ना, अगर हम यहाँ बैठे पंखा क्यों खुला छोड़ के आओगे, पंखा क्यों खुला, मम्मी चप्पल उठा ले अपनी, माँ क्यों चल रहा पंखा है? वैसे मम्मी सर्दियों पंखा चला दीजिए, पोछा सुखाना है गर्मियों में चलने नहीं दे रही, फिर चप्पल पड़ती है। उनके यहाँ पता ही नहीं भाई कितने पंखे, कितने एसी छुपा छुपा के लगा रखे अंदर, पता ही नहीं भाई। मजा हो तो ये मजा हो। अब बात आती है जो कंपनी उनका बिजली का बिल पे कर रही है, तो ताई कह रही है भाई इतना ज्यादा तुम्हारा बिजली का बिल यूज हो रहा है और पे कर रही है कंपनी, तो ताई कह रही है मैं नहीं छोड़ूंगी, तो मैं कुछ तो शर्म करोगे मेरी, इस बहाने का मिसयूज करोगे। तो बताओ ताई कितना फर्क मानेगी? कितनी देर लगा रहे हो? सिंपल, बिजली का बिल पेड बाय कंपनी, बिजली का बिल पेड बाय कंपनी, है ना? बिजली का बिल
पेड बाय कंपनी इज टैक्सेबल। बिजली का बिल आ गया उनका 1 महीने का 20,000 रुपये, कंपनी ने कोई बात नहीं हम पे कर देंगे, तो 20,000 रुपये बचा लिए ना। नहीं लगा होता है। हाँ वो तो वो हो गए ना, क्या कहते हैं, हमारे गवर्नमेंट विभाग के हो गए, मीटर लगा होता है। लेकिन अगर कंपनी देगी तो मीटर देख के देगी ना, अभी थोड़ी तार डाल लूंगा। कटियाबाज, कटियाबाज कौन समझ गए ना, कटियाबाज जो तार डाल लेते हैं। हाँ वो गवर्नमेंट रूल्स अलग होते हैं, ठीक है, हम तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। अब मीटर तो लगा ही घर में, दाई मान दी, घर में क्या लग रहा है, मीटर लग रहा है। तो यहां तो तुमने क्या किया, बिजली का, यहां तो मीटर की जरूरत नहीं है ना, जितना बिजली का बिल कंपनी ने पे कर दिया उतना टैक्सेबल। अब ये बताओ अगली बात, एम्प्लॉयर ही बिजली विभाग है, जैसे रिलायंस पावर इन मुंबई, एम्प्लॉयर ही बिजली विभाग है। अब तो यार मीटर तो लग रहा है ना, तो ताई कह रही है जितनी यूनिट का तूने मजा ले लिया, पड़ोसी से पूछ ले कितनी यूनिट पर यूनिट का टैक्सेबल होता है, इनटू अमाउंट पर यूनिट इज टैक्सेबल पर। लेकिन जो यूनिट है वो कौन सी लेनी है बाबू, बच्चा बस यही गलती करता है। एग्जाम में मिलेंगे 2 अमाउंट, देखो कैसे। एक भाई एम्प्लॉय है, वो बिस्लरी के में काम करता है, घर में क्या भर रहा है, पानी 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 पानी, समझ रहे हो बात को। कपड़े भी वो बिस्लरी के पानी में धोते हैं, समझ गए बात, क्योंकि पानी कहां से आ रहा है, बिस्लरी कंपनी से आ रहा है। घर पे जाओ तो पानी ग्लास में नहीं आता, नल से नहीं, बिस्लरी की बोतल आती है भैया, अब इतना पानी है। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा, एम्प्लॉय वर्किंग इन बिस्लरी लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बिस्लरी 1 बॉटल इज 3 रुपीज, MRP ऑफ द बॉटल इज 7 रुपीज। बच्चा वहीं गलती कर देगा, समझ गए, छोटी छोटी बातें। तो हमारा वो देश है, छोटी छोटी बातों का लोग पतंगड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ जो कहावत है ना। तो ऐसे भी छोटी छोटी बातों के पहाड़ बनाना चाहता है, ऐसे कहता है अब बच्चा यहां लपेटे में आएगा, और 90% बच्चे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि खोपड़ी में क्या चलेगा, घर पे जो बोतल पड़ी है वो एम्प्लॉय कितनी खरीदता, 7 रुपए की, अगर बाहर से लाता तो 7 रुपए की बोतल उसे फ्री में पड़ रही है, 1000 बोतल उसके घर में आ गई तो 7,000 रुपये उसका पर्क हो गया। लेकिन ताई ने लॉ में क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। बोलो भाई, समझ गए, समझ गए, बोल मत लेना। अगली बात सर, पहले मुझे बताओ एजुकेशन अलाउंस में क्या था, याद आई बात, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो एजुकेशन में आपने 2 चीजें पढ़ी अभी तक, एक चिल्ड्रन एजुकेशन पढ़ी, लिमिट क्या थी उसकी, 100 रुपए पर बच्चा, और जितना मिला, एक्चुअल मिला 5,000 10,000, अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज, बच्चे बन के सच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 ही अच्छे हो गए। अब ये बात जब तुम्हारे पिताजी को पता लगी कि यार ये तो बहुत गलत कर रखा है ताई ने, भाई कंपनी दे रही है मुझे एक बच्चे के 10,000 रुपए के, बढ़िया स्कूल में पढ़ाना, 10,000 रुपए तो फीस होगी आजकल के जीवन में, तो कंपनी मुझे 10,000 रुपए दे रही है, मैं 10,000 रुपए बच्चे में खर्च भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे लेस कितने हो रहे हैं, मिल रहे हैं 10,000, फिर भी कितने हो रहे हैं 100 रुपए। तब भी ताई मेरे आउटर कॉलम में लिख देती है एक बच्चे के 9900 रुपए इंटू 12, लाख रुपए से ऊपर बैठ रहा है कि नहीं बात। और पिताजी का पैकेज हुआ मान लो 15 लाख 20 लाख से ऊपर, तो यही लाख रुपए में 30% क्या देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम्हारी इनकम बन गई ना सैलरी की, सैलरी बैठ रही 20 लाख रुपए। तो पिताजी कह रहे हैं यार बताओ यहां पर 100 रुपए की कमीशन दे रखी है, इसके चक्कर में 9900 रुपए क्या हो रहे हैं, टैक्सेबल हो रहे हैं, इंटू 12 करके एक ही बच्चे के, है ना, 1,18,000 के आसपास बैठ रहे, और फिर इस पे टैक्स भी दो।
तो कंपनी ने बोला कि चलो भाई काम करते हैं, नाराज मत हो, एक काम करते हैं, अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करा दो, ठीक है, उस बच्चे की स्कूल की फीस डायरेक्ट में हम पे कर देते हैं। और बताओ अब दोनों में क्या फर्क नजर आया, बताओ। स्कूल फीस पेड बाय एम्प्लॉयर डायरेक्टली। अब बोलो अबे निकम्मो, यहां मिलता था कैश, तो ये हो गया अलाउंसेस। यहां कंपनी वाले कह रहे हैं तेरे हाथ में कुछ नहीं देंगे, सीधा कहां दे देंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पर्क। ये क्या हो गया, तो यानी कि इफ फीस इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय इट इज अलाउंस, इफ फीस क्रेडिटेड टू द स्कूल डायरेक्टली इट इज पर्क। इतना समझ में? अच्छा, पता लगा जो तुमने अपने स्कूल में भी देखा होगा, जो स्कूल के टीचर होते हैं उनके बच्चे कहां पढ़ रहे होते हैं, तो पता लगा स्कूल के टीचर के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे। अरे आपके बच्चे कहां पढ़े, दूसरे, हमें पता है ना हमारा स्कूल क्या है, अपने स्कूल की बेइज्जती, अरे पता है कि नहीं बात। तो अगर जिस स्कूल का टीचर हो उसके स्कूल के ही बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूल की इंसल्ट होती है ना, कि भैया स्कूल का टीचर उसी के बच्चे हैं और उसके बच्चे पड़ोस के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इस लालच में कि इंसल्ट ना हो स्कूल की, चाहे स्कूल अच्छा हो बुरा हो, है ना, स्कूल की कोई इंसल्ट ना हो, स्कूल वाले कहते हैं अपने बच्चों को हमारे अपने ही स्कूल में पढ़ाओगे ना, फीस माफ, या फीस पर 10% देना, 10,000 के लिए कितने देना, 2,000 दे देना। होता नहीं होता ऐसा, या तो अपने ही स्कूल के टीचर के बच्चे की फीस या तो माफ होगी या फिर बहुत ही कम होगी, तो फिर टीचर ही पढ़ाता है यार, स्कूल के पैसे, फीस तो बची रही है इतनी महंगी। बोलो समझ में ना बात। इसका मतलब यहां फीस नहीं दे रहे, यहां स्कूल ही किसका है, स्कूल ही कंपनी का है, यानी इंप्लॉयर का है। अब टैक्सेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, है ना। तो अगर फीस पेड बाय कंपनी तो कितने रुपए टैक्सेबल होंगे, जितना, बोलो जितनी फीस क्या हुई सर, हाँ, इफ द कॉस्ट पर, तो स्कूल फीस क्या होगी, टैक्सेबल जगह जितना आपने फीस पे की। फी पेड क्या होगा, और अगर एम्प्लॉयर का स्कूल है तब, बोलो एम्प्लॉयर का स्कूल है तब जितनी फीस उसकी स्कूल की, है ना, नॉर्मली होती है, यानी जितना स्पॉन्सर हो गया, नॉर्मली जितने स्कूल का स्पॉन्सर उन्होंने कर दिया कि 10,000 रुपये फीस थी, हम आपको स्पॉन्सर कर देते हैं 8,000 रुपये, बस 2 भर देना, तो एम्प्लॉय के लिए पर कितना हो गया, 8,000। ठीक है, अगली बात, सबसे पहला सवाल, टाई कह रही है वहां फुल्ली टैक्सेबल थे, 100 रुपए की माफी थी, यहां पर अगर फुल्ली टैक्सेबल कर दूं तो भी दिक्कत होगी, है कि नहीं बात, कि तुमने फीस कितनी टैक्सेबल कर दी, फुल्ली टैक्सेबल। तो अब पिताजी क्या सोच रहे हैं, वहां 10,000 की फीस होती थी, 100 रुपए माइनस हो जाते थे, या पूरे साल के 1,200 माइनस हो जाते थे। यहां तो पूरी की पूरी 10,000 की फीस अगर कंपनी पे कर रही है तो पूरी की पूरी फीस मेरे खाते में जुड़ रही है, तो उससे तो फायदा ही नहीं हो कुछ भी। तो ताई को ये बताओ किसमें, है ना, एम्प्लॉय का फायदा नजर आता होगा, कि उसे पर्क दिए जाए या एजुकेशन अलाउंस दिए जाए। नहीं, एजुकेशन पर्क। पता है क्यों, एजुकेशन अलाउंस दे दिए तो पता लगा किसी के पिताजी के मन में लालच आ गया, तो ले रहा है 10,000 रुपए एम्प्लॉय और बच्चों को भेजा है 5,000 के स्कूल में, तो बच्चों के पढ़ाई के नाम पे क्या कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं। लेकिन अगर पर्क मिल रहा है तो वहां अगर कंपनी दे रही है 10,000 रुपए, तो कंपनी क्या बोलेगी, 10,000 रुपए वाले स्कूल में दाखिला करा दो, फीस हम दे देंगे, तो वहां पिताजी कुछ बचा नहीं पाएंगे, अगर बचाने का उनका लालच भी आया तो ताई ने बोला कि मैं चाहती हूं कि हर एक एम्प्लॉय एजुकेशन अलाउंस की जगह एजुकेशन पर्क को प्रेफर करे, ताकि उसके मन में बचाने का लालच ना आए। तो ताई ने बड़ी खतरनाक बात लिखी, ताई ने बोला अगर पर्क लोगे
तो पर्क में माइनस करूंगी 1000 रुपए पर मंथ। यहां कितने थे, यहां कितने हैं? अब ये पहला लालच हो गया, पहला लालच, अलाउंस लूंगा 10,000 रुपए तो 100 माफ होंगे, पर्क लूंगा वही 10,000 रुपए 1000 माफ होंगे, पहला लालच हो गया। वहां था बच्चे मन के सच्चे, बच्चे दो ही अच्छे, यहां है बच्चे मन के सच्चे, बच्चे पूरी टीम के अच्छे, यानी बच्चे, यानी कि अगर किसी इंप्लॉय के 3 बच्चे तो 3 में से 2/3 चलेंगे। यहां बाबू 3/3 की माफी है, समझ ना बात। यानी किसी, अगर मान लो तुम्हारे पास ही अगर कोई बच्चा हो जिसके तुम 3 भाई बहन हो, तो पापा अगर अलाउंस लेंगे तो 2 भाई बहनों में 2 की माफी मिलेगी, और पापा अगर पर्क लेंगे तो तीनों बच्चों की माफी मिलेगी, पापा को 1000 रुपए। समझ में आई बात? बोलो, ये लिखी बात। फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, स्कूल मेंटेन बाय द कंपनी, कितना टैक्सेबल होगा? अदर स्कूल, है ना। और एक और बात, अगर बच्चों की जगह कौन हो गया? भाई हो गया, तो फिर कुछ भी माफी नहीं है, तो क्या है? बोलो, फुल्ली टैक्सेबल। एजुकेशन की माफी किसके लिए है? किसके लिए बाबू? बच्चों के लिए, ठीक है। बोलो तो समझ आ रही है? तो एजुकेशन में एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, वो एजुकेशन पर्क है या, अब देखो जब तुम इस पर्क के क्वेश्चन आईसीआई के सॉल्यूशन में करोगे तो तुम्हें आईसीआई में एक सॉल्यूशन दिखेगा, उसमें होगा कि बच्चे की पर महीने की फीस है 5000 और वो पर्क है ना। तो आईसीआई के मेन सॉल्यूशन में तुम्हें दिखेगा 5000 में से कोई एग्जम्पशन नहीं, 5 के 5 फुल्ली टैक्सेबल। फिर आईसीआई ने वर्किंग नोट बना रखा होगा, फिर उसमें लिखेगा अल्टरनेट सॉल्यूशन। अब कौन सा सॉल्यूशन? अल्टरनेट सॉल्यूशन में भी 5000 रुपए माइनस 1000, 4000 रुपए पर मंथ टैक्सेबल। कौन सा सही है? दोनों सही है। आपको जिस मर्जी से क्वेश्चन सॉल्व करना है उससे सॉल्व कर लेना। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं, क्यों? प्रैक्टिकल जीवन में एसएससी के 5000 टैक्सेबल कराओगे 4000, वो तुम्हें फीस भी दे और टैक्स भी ज्यादा भरे। तो प्रैक्टिकली तो यही होगा ना कि मेरे ऑफिस में कोई इंप्लॉयर पर, मेरे ऑफिस में कोई इंप्लॉय है जो कह रहा है मुझे एजुकेशन पर्क मिल रहे हैं, तो मैं जब उसको फायदा कराऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई 1000 माफ है, चिंता मत कर। मैं ये नहीं बोलूंगा अरे 1000 से ऊपर निकल गया तो फुल्ली टैक्सेबल। क्यों भाई? जब खुद ही टाइप फॉलो कह रही है कि तुम कोई सा भी क्या कर सकते हो, मेथड अपना सकते हो, तो मैं कौन सा मेथड अपनाऊंगा? 1000। समझ की बात? नोट कर लिया? बोलो, राइट। ऐसी आखिरी बात, अगर कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मान लो ओला कैब्स, या फिर तुमने देखा होगा ना बस चलती है वॉल्वो, वो एसी वाली बस वॉल्वो। अब एसी वाली बस वॉल्वो में तुम घूमने जा रहे हो, मान लो तुम यहां से गए मनाली गए, वॉल्वो कर ली। एक तो एम्प्लॉय है वो बेचारा कंडक्टर वहां काम कर रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। यही होगा। एक बार ड्राइवर कह रहा है अपने परिवार को मनाली घुमाना है, तो कंपनी वालों ने बस कर दी टुच्ची बात, 3 सीट तेरे परिवार की बुक, लेकिन चला के तू लेके जाएगा। तो कह रहा बिल्कुल बढ़िया बात है सर, मैं चला के लेके जाऊंगा, मुझे तनख्वाह मिलेगी और क्या करूंगा, वहां परिवार को घुमा लूंगा, है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। और 3 सीट कर दी वॉल्वो की कंपनी ने फ्री, वॉल्वो चलाने वाली कंपनी ने क्या कर दी, 3 सीट फ्री कर दी। अब ताई कह रही है मजे आ रहे हैं, घूमने जा रहा मनाली है, तो कहता ताई क्या करूं, अब कंपनी ने बोला साल में जब भी एक बार जाओ तो 3 बस की सीट क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो ताई छोड़ देगी क्या? ताई जो खाना नहीं छोड़ रही, रोटी नहीं छोड़ रही, बस की सीट क्या छोड़ देगी? तो ताई ने बोला सिंपल, क्या बोला,
हाँ सिंपल। क्या, अगर वो 3 सीट तेरी वॉल्वो कंपनी किसी दूसरे एक्स पर्सन को देती तो बता एक सीट कितने की? उन्होंने बोला 1000 की, आना जाना 2000, 3 सीट तुझे मिली, कितने हो गए? तो भाई वैल्यू जो जनता को दी जाती है वो तेरे लिए क्या हो जाएगी? वॉल्वो कंपनी ने बोला यार 6000 का तो बहुत नुकसान हो जाएगा कंपनी को, तो तुम हमें 2000 रुपये तेरी तनख्वाह से काट लेंगे। तो जो उसकी तनख्वाह से काट लेंगे वो माइनस कर देना। बात समझ में आ गई? बोलो भाई, समझ गए? मुश्किल नहीं है बिल्कुल। 2-3 चीजें हैं जो ढंग से पढ़नी है, एक आरएफए, एक कम्मो कॉन्सेप्ट, एक एचआरए। बाकी बहुत सिंपल सिंपल है। डीयू चैट में लिमिट है वो सब याद रखनी है, बाकी में क्या रखनी है? लिमिट याद रखनी है। ऐसे देखो, आखिरी बात और खेल खत्म। ताई ने बोला इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। कोई भी ऐसा बेनिफिट कोई भी ऐसा बेनिफिट जो ऊपर दिए गए पर्क्स में मैंने कवर नहीं किया तो इसका मतलब वो नहीं है, वो माफ है। वो क्या है? टैक्सेबल। अब जैसे बताता हूं, एक बार क्वेश्चन में आ गया, एक बार आईसीआई ने पूछ लिया, एम्प्लॉय के ड्राई क्लीन का बिल दे दिया कंपनी ने। बच्चा कह रहे तुम्हें पढ़ के ही ना आया, ड्राई क्लीन बिल। मोबाइल फोन देते, लैपटॉप देते, कार देते, बस देते, क्रेडिट कार्ड देते, हेल्थ जिम देते, क्लब कुछ तो देते, ऐसा जो सुना सुना सा लगता। अब वो टीचर पे शक कर रहा आपने, मास्टर जी सही नहीं थे हमारे, पढ़ाया नहीं उन्होंने ढंग से। समझ में आई बात? तो बच्चा अल्टीमेटली किस पे इल्जाम डालता है? अपना दर्द किस पे फोड़ दो? टीचर पे। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात यह है, तुमने इसको इंटरप्रिटेट नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। गुस्सा नहीं करने का। क्यों? ड्राई क्लीन छोड़ो, कोई भी ऐसा बिल जो तुमने ऊपर के किसी भी नाम में नहीं सुना और वो बिल कंपनी तुम्हारा पर्सनली भर देती है, तो उसके लिए नाम को लिखने का इंतजार मत करना। ताई कह रही है वो टैक्सेबल है। तो अगर कंपनी ने मेरा ड्राई क्लीन का बिल भर दिया और ऊपर किसी भी पर्क में ड्राई क्लीन नाम का कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो एज पर दिस रूल रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल पर्क। समझ में ना बात? तो बच्चा इसलिए कंफ्यूज हुआ क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था ड्राई क्लीन का बिल कंपनी पे कर देगी। वो क्रेडिट कार्ड का बिल तो सोच रहा है, अरे जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है वैसे ही ड्राई क्लीन का। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्या राज की बात समझ में आई? क्या राज की बात? जैसे हमने एक डायलॉग याद किया था, जो अलाउंस डीयू चैट में नहीं और लिमिट में नहीं, वो ऐसे ही जो पर्क स्पेसिफाइड में नहीं या फिर ऑल में है ना, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और ऑल एम्प्लॉय में नहीं, वो हाँ फुल्ली टैक्सेबल। जैसे आईसीआई ने क्या पूछ लिया एक बार? ड्राई क्लीन का बिल। तो घबराना मत कि ड्राई क्लीन के बिल जैसी चीज तो हमने आईसीआई मॉड्यूल में भी नहीं पढ़ी और सर आपके मॉड्यूल में भी नहीं पढ़ी, है ना? तो फुल्ली टैक्सेबल। अगली राज की बात, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया सैलरी हेड का, उसमें लिखा था एम्प्लॉय पेड 50,000 रुपीज फॉर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ईआरपी ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉय या एजुकेशन, है ना, ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने पेड, सॉरी एम्प्लॉय लिख रहा हूं, एम्प्लॉयर पेड, कंपनी ने पे किया है। टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? बोलेंगे कंपनी ने तुम्हारा फायदा कर दिया, पे कर दिया पैसे तुम्हारे एजुकेशन के ऊपर, टैक्सेबल होगा नहीं होगा? टैक्सेबल। पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब नहीं टैक्सेबल नहीं होगा, बिल्कुल गलत जवाब। चप्पल वाला भाई आया नहीं, चप्पल वाला, अरे
मुझे बताओ, तुमने लैपटॉप मोबाइल क्यों नहीं टैक्सेबल किया? वो भाई ने बताया था। तो ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और एजुकेशन किसके अपने घर में यूज कर, बच्चों को पढ़ाएगा वो अपने? नहीं नहीं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है भाई। ये बताओ, अगर मान लो मैं यहां पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे इसकी ट्रेनिंग देता है, पहले दिन तो दी होगी ना कि ये ऑन करना, ये वाला सॉफ्टवेयर चलाना, फिर ये वाला क्लास प्लस का चला देना, फिर ये ऑन कर देना, फिर ऐसे होगा ऐसे होगा, मुझे ट्रेनिंग दी होगी ना। तो ये ट्रेनिंग मैं अपने बच्चों के लिए सीख रहा हूँ। सुन, कभी तेरे सामने ऐसा सॉफ्टवेयर आए ना तो इसको ऐसे चलाना, समझ आई ना बात? बोलो। अच्छा, तुम्हारे पापा अगर जॉब कर रहे हो तो हर एक कंपनी में आजकल ईआरपी सिस्टम है ना? या मान लो चलो अकाउंट्स में आ जाता है, टैली सुना हो तुमने, टैली, बिजनेस बिजी ऐसे करके, बिजी है ना। अब वो सॉफ्टवेयर तुम चला रहे हो और पापा कर रहे काम वहां पे 20 साल से। तो जब तुम पहली दूसरी क्लास में थे तो हैप्टे लगा लगा के टैली सिखाते थे, एंटी डाल, समझ ना बात? तो घर से उसको सीखने को मतलब, इसका मतलब ये कहां काम आएगा? ऑफिस में ही काम आएगा। ये सोचो पर्सनल फायदा है या नहीं है। तो ताई ने ये बात मान ली। ताई ने बोला मैं मानती हूं इसमें कोई पर्सनल फायदा, ये ऑफिस वालों का ही फायदा, तभी तो आपके ऊपर खर्च कर रहे हो। इसलिए क्या होगा? अच्छा, ये एडजस्टमेंट बताओ ये कैसे पता लगती है? PYQ करके, है ना? कि जो पिछले अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में HRA होगा, RFA होगा, तो तुम्हें लगेगा सर ये तो RFA में सॉल्व कर दूंगा, उसमें कम मिल जाएगा। सुनो भाई, बात कर रहे हैं ना, वो भी तुम सॉल्व कर दोगे। लेकिन बच्चे 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं, 1-2 मतलब 6 नंबर में 1 पॉइंट ऐसा होता है जिससे डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा। अबे यार तो मुझे आता ही नहीं। बस उन्हीं 1-2 पॉइंट्स के लिए ही PYQ चाहिए। और यही वो बताता था पिछली क्लास में कि जब इस तरह के पॉइंट आते हैं तो मैं बस उसमें क्या लगा देता हूं, चांद तारे लगा दो कि एग्जाम में जब मैं पढ़ूंगा तो ये पॉइंट याद करूंगा, है ना? और सेम पॉइंट दूसरे क्वेश्चन में लगे तो उस पर DND लिख दो, DND, कि मैं इसको करने की जरूरत, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें जो PYQ से मिल जाती है। हाँ यार, आज से 10 साल पहले क्वेश्चन आया था उसमें ये हो गया, 5 साल पहले आया था उसमें ऐसा हो गया। बात में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इनकम टैक्स बहुत आसान, इनकम टैक्स भी आसान है, GST भी आसान है। पहली बार पढ़ते हैं तो पहली बार कोई भी चीज क्या लगती है, या पहली बार तो डेबिट बहुत कम से नहीं मुश्किल लगा था, पहली बार तो ये करा मुझे तो आज भी लगता है, ठीक है? पर उससे तो आसान लगेगा क्योंकि कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स में क्या याद करने हैं? फॉर्मूले याद करने। तो भाई फाइनली मुझे बता दो, बस आज की क्लास खत्म करने से पहले यहां पे आ जाओ, बस क्या क्या हमने कर लिया। ओ बाबू, यहां पे आ जाओ, देखो ये कवर हो गए सारे, हो गए नहीं हो गए? क्योंकि आखिरी टॉपिक क्या था इसका? कम्मो, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, जो चटपटे क्वेश्चन में तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं कराऊंगा अगली क्लास में। इसमें क्या क्या कवर हो गया? ये कवर हो गया, सिर्फ क्या बचा है? मोटर कार्बो अगली क्लास में कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। फिर क्या बचा? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, जब भी संडे का दिन आया करे तुम्हें ये पूरा एक साथ वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके देखना चाहिए कि सर पूरा, अगर मेरे एग्जाम में सारे पर्क आ जाए तो क्या मैं सॉल्व कर पाऊं, नहीं कर पा रहा, और मेरे एग्जाम में अलाउंस और पर्क घुस जाए। इसलिए तो सैलरी बड़ा चैप्टर है। अब खुद देखो ना, 20 पर्क तो हो गए होंगे और अलाउंस भी 20 पड़े होंगे, ड्यू चैट और लिमिट मिला के, तो 40-50 तो एडजस्टमेंट हो गई। फिर बेसिक DA कमीशन बोनस, फिर बेसिक में भी, है ना, पे स्केल वाला कॉन्सेप्ट। इसलिए सैलरी हेड सबसे बड़ा हेड है। लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हें सिर्फ क्या याद होने हैं? तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले याद होने हैं
कि किस चीज पर कितना टैक्स लगता है ना। अब देखो इसमें हुक्मानदाजी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें जितना कंपनी देगी टैक्सेबल, इसमें कितने रुपए टैक्सेबल, मोर देन 50। इसमें कितने टैक्सेबल, अगर काइंड है तो मोर देन 5000, क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा टैक्सेबल, क्लब पूरा टैक्सेबल, जिम को छोड़कर, ठीक है ना। मूवेबल एसेट में लैपटॉप कंप्यूटर माफ, लेकिन जो बाकी है वो 10% टैक्सेबल। ट्रांसफर में सीएमओ में डेप्रिशिएबल के बाद जो वैल्यू बचेगी उसमें मुझे कंपनी कितने का दे रही है वो टैक्सेबल। इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं थी, सिर्फ एक में थी कितनी, 1000 रुपए। इसमें जितना कंपनी पे कर रही है, जितना कंपनी पे कर रही है, जितना कंपनी पे कर रही है, जितना कंपनी पे कर रही है उतना टैक्सेबल। इसमें जितना कंपनी पे कर रही है और उसमें से 1000 रुपए क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो लिमिट अगर तुम देखो तो लिमिट किन किन टॉपिक में तुम्हें लिमिट मिल रही है। आरएफए में लिमिट है पॉपुलेशन की, इंटरेस्ट फ्री में लिमिट है कितनी, 12%, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो 12। फ्री मील में 50 की लिमिट है, गिफ्ट में 5000 की लिमिट है, मूवेबल एसेट में डेप्रिसिएशन की 10% की लिमिट है, और कम्मों में भी डेप्रिसिएशन की लिमिट है 50, 20, 10, बस ये लिमिट है। इसमें सिर्फ एक ही लिमिट है 1000, बात खत्म। तो मैंने शॉर्टकट से क्या किया, मैंने शॉर्टकट से उन पर्क की लिमिट निकाल ली जिन पर्क में ताई ने लिमिट दी है, और जिन पर्क में ताई ने लिमिट नहीं दी, जिन पर्क में ताई ने लिमिट नहीं दी वो फुल्ली टैक्सेबल पर्क। क्या लिख सकते हैं, जिन पर्क्स में लिमिट नहीं है वो फुल्ली टैक्सेबल पर्क है। जैसे मील में 50 है तो 50 से ऊपर टैक्सेबल, लेकिन क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं है तो वो फुल्ली टैक्सेबल, ड्राई क्लीन की कोई लिमिट नहीं है वो फुल्ली टैक्सेबल। माइनस करेंगे ना, वही लिमिट माइनस करेंगे। ऐसे इसमें 1000 रुपये माइनस करेंगे, इसमें 5000 रुपये माइनस करेंगे, इसमें 10% सीधा टैक्सेबल करेंगे। समझ गए ना। तो शॉर्ट में तुम्हें पूरा पर्क समझ में आ जाएगा, इसलिए ये बना के दिया है ताकि तुम्हें पता रहे कि मुझे एग्जाम में इनमें से पूछा जाएगा। समझ गए भैया। तो चलो अगली क्लास में एक क्वेश्चन मुझे कौन सा भेजना है तुम्हें, एक खतरा वाला 52 था, और एक क्वेश्चन चटपटा क्वेश्चन जो है। 2 क्वेश्चन होमवर्क है, बस 2 क्वेश्चन आज के, राइट। चले भैया ऑनलाइन बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, परसों मिलेंगे।